So let's continue chapter from economy and society, paragraph number 4. Workers were a divided social group. ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि वर्कर्स को 10 से 12 घंटे तक जो है फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में काम करना होता था. तो जो वर्कर्स थे वो सोशल ग्रुप में डिवाइडेड थे. सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विद द विलेजेस फ्रॉम विच दे कम. और जो वर्कर्स जिस गाँव से आते थे उन गाँवों में के साथ उनके काफ़ी अच्छे लिंक थे. अदर हैड सेटल्ड इन सिटीज़ परमानेंटली. कुछ वर्कर ऐसे थे जो गांव आते जाते रहते थे और कुछ वर्कर्स परमानेंटली शहरों में सेटल हो गए थे, बस गए थे. वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल. उनके काम के अकॉर्डिंग, वर्कर की स्किल के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया था. अ मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉर्ड. ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग के एक मेटल वर्कर कहते हैं, मेटल वर्कर कंसीडर देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट अमंग अदर वर्कर्स. ऐसे वर्कर जो कि मेटल का काम करते थे वो अपने आप को बाकी वर्कर से सबसे ऊंचा समझते थे. देयर ऑक्यूपेशन डिमांडिंग मोर ट्रेनिंग एंड स्किल. ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो काम करते थे उस काम के लिए ज़्यादा ट्रेनिंग की और ज़्यादा स्किल की, ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत होती थी. इसलिए मेटल वर्कर अपने आप को बाकी वर्कर से काफ़ी ऊंची श्रेणी का समझते थे. वुमेन मेड अप 31% ऑफ फैक्ट्री लेबर फोर्स. 31% जो लेबर फोर्स थी वो कौन करती थी? वुमेन, यानी कि औरतें भी इंडस्ट्रीज़ में काम करती थी. बट दे वर पेड लेस देन मैन. लेकिन उन्हें आदमियों के मुकाबले सैलरी कम मिलती थी. बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ मैन वेज. कई बार तो आदमी की सैलरी की आधी मिलती थी या उसका भी 3/4 हिस्सा जो है इनको एज ए सैलरी मिलता था. सेम वर्क करने के बावजूद भी इनकी सैलरी जो मेल वर्कर्स हैं उनकी सैलरी से कम थी. डिवीजन अमंग वर्कर्स शोड देमसेल्फ इन ड्रेस एंड मैनर्स टू. क्योंकि वर्कर्स को उनके स्किल के हिसाब से डिवाइड किया गया था तो उनके कपड़ों पहनने के तरीके में और उनके बोलचाल में, उनके मैनर्स में दिखता था. जो मेटल वर्कर थे उनमें ज़्यादा एटीट्यूड था क्योंकि वो अपने आप को सबसे ऊंचे दर्जे का समझते थे. तो इस तरह से उनके स्किल के अकॉर्डिंग जो है इन वर्कर्स के मैनर्स और उनकी ड्रेस दिखती थी. Some workers form association to help members in the time of unemployment or financial hardship, but such associations were few. कई वर्कर्स ने मिलकर अपनी संस्था बनाई थी जिन्हें एसोसिएशन कहते हैं. यूनियन पार्टी आप देखते हो ना कि फिल्मों में कहीं देखा होगा कि जो वर्कर्स होते हैं वो मिलकर अपनी एक यूनियन ग्रुप बना लेते हैं. अब ये यूनियन ग्रुप क्या काम करते हैं कि अगर उनके साथ कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कंपनी वाले एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं तो मिलकर उसके खिलाफ मोर्चा निकालना या हड़ताल कर देना, स्ट्राइक कर देना, है ना, सैलरी बढ़ाने के लिए एक साथ जाना. तो इस तरह के काम किया करते थे. और जो रशिया की जो ये एसोसिएशन थी, वर्कर एसोसिएशन थी, वो क्या काम करती थी कि अगर किसी को काम से निकाल दिया गया है, उस समय वो बेरोज़गार है, तो कुछ समय के लिए उसकी मदद करना, ठीक है, उसकी हेल्प करना. लेकिन इस तरह के एसोसिएशन रशिया में कम थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, कम थी. डिस्पाइट डिवीज़न वर्कर डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क. हालांकि वर्कर्स में उनके स्किल के अकॉर्डिंग डिवीज़न थे, भेदभाव थे, लेकिन जहाँ पर काम को रोकने की बात हो, स्ट्राइक करने की बात हो, व्हेन दे डिसअग्रीड विद एम्प्लॉयर्स अबाउट डिसमिसल और वर्क कंडीशन. अगर मालिक ने किसी को निकाल दिया है काम से और जितने भी वर्कर्स हैं वो उसके खिलाफ हैं कि इसको नहीं निकालना चाहिए था, तब ये लोग मिलकर स्ट्राइक करते थे, काम को रोक दिया करते थे. या फिर अगर इनको वर्क की कंडीशन पसंद नहीं आती थी, अनहाइजीनिक कंडीशन होती थी या इनके काम के घंटे ज़्यादा होते थे, तब भी ये लोग मिलकर जो है काम को रोक देते थे. दीज स्ट्राइक टुक प्लेस फ्रिक्वेंटली इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1896 to 1897. इस तरह की जो हड़ताल थी, स्ट्राइक को हिंदी में क्या कहते हैं? हड़ताल. इस तरह की जो हड़ताल थी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सी होती है? जो कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री होती है, जिसमें कपड़ा बनता है. इस इंडस्ट्री में 1896 से लेकर 1897 के बीच में काफ़ी देखने को मिलती है. एंड इन द मेटल इंडस्ट्री ड्यूरिंग 1902. और इस तरह की स्ट्राइक जो मेटल इंडस्ट्री में 1902 में देखने को मिलती है. समझ में आया सभी को? इन द कंट्री साइड होता है गाँव की तरफ. पीजेंट कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड. जो किसान थे वो मोस्टली ज़मीनों में फार्मिंग करते थे. बट द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ओन लार्ज प्रॉपर्टीज़. काम तो किसान करते थे ज़मीनों पर मोस्टली ज़मीनों के मालिक कौन थे?
क्राउन मतलब राजा या रानी, जो भी शासक था, ऑर्थोडॉक्स चर्च जो चर्च थे वो, और उनके पास जो थी वो ज़मीनें, बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक थे, लेकिन मोस्टली जो ज़मीन थी उनमें फार्मिंग किसान करते थे। लाइक वर्कर पीजेंट वर टू डिवाइडेड, जैसे वर्कर डिवाइडेड थे स्किल के अकॉर्डिंग, ऐसे ही किसान भी डिवाइडेड थे। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, किसान धार्मिक थे बहुत, बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी, लेकिन वो नोबिलिटी की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। धार्मिक थे, चर्च को मानते थे, चर्च को सभी बातें मानते थे। जो नोबिलिटी थी, जिनको जन्म से ही प्रतिष्ठा मिली हुई थी, छूट मिली हुई थी कि उनको टैक्स नहीं देना है, उनको जो है वो उनके घर में इन लोगों को फ्री में काम करना होता था, है ना, तो इस तरह की छूट मिली हुई थी। तो इसीलिए जो किसान थे वो नोबिलिटीज़ की किसी भी तरह से रिस्पेक्ट नहीं करते थे। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द सार्स, नोबल्स को ये पावर और ये पोजीशन कब मिलती थी, क्योंकि वो सार की सर्विस करते थे, सार के साथ काम करते थे। नॉट थ्रू लोकल पॉपुलैरिटी, आम जनता उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उनको जो भी पावर और पोजीशन मिलती थी वो सार की वजह से मिलती थी। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन ब्रिटेनी पीजेंट रिस्पेक्टेड नोबल्स एंड फॉट फॉर देम। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो फ्रांस के नागरिक थे वो नोबल्स की रिस्पेक्ट करते थे और उनके लिए लड़े भी थे, लेकिन रशिया के जो किसान थे वो नोबल्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। इन रशिया पीजेंट वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम, अंडरलाइन करेंगे सभी से कि रशिया के जो किसान थे वो चाहते थे कि नोबल्स के पास जो ज़मीनें हैं वो किसानों को बांट दी जाएं। Frequently they refused to pay rent and even murdered landlords, यहाँ तक कि उन्होंने बाद में रेंट, क्योंकि जिन ज़मीनों पर वो फार्मिंग करते थे वो नोबिलिटीज़ की या लैंडलॉर्ड्स की हुआ करती थी, तो उन्होंने उन ज़मीनों का रेंट देने से इनकार कर दिया और लैंडलॉर्ड्स का मर्डर करना, उनको मारना शुरू कर दिया। इन 1902 दिस अकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन साउथ रशिया, 1902 में साउथ रशिया में ये जो पोजीशन थी बहुत बड़े पैमाने में हो रही थी कि रेंट नहीं चुकाया जा रहा था और लैंडलॉर्ड्स पर अटैक करके उनको मारा जा रहा था। एंड इन 1905 सच इंसिडेंट टुक प्लेस ऑल ओवर इंडिया, और धीरे धीरे करते करते ये इंसिडेंट 1905 में पूरे रशिया में फैल गए। Russian peasants were different from other European peasants in another way. They pooled their land together periodically and their commune divided it according to the need of individual families. रशिया के जो किसान थे वो कुछ अलग थे, बाकी यूरोपियन किसानों से अलग थे। रशिया के किसान जो है उन्होंने अपनी ज़मीनों को पूल किया हुआ था। अब पूल की बात करते हैं, एग्जाम्पल अब कई बार आप साइंस में भी पढ़ते आए हो कि अगर हमें डीजल बचाना है ना, हमें पेट्रोल बचाना है, तो उसके लिए आपको एग्जांपल दिया जाता है कि आप पूल ड्राइविंग कर सकते हैं। पूल ड्राइविंग का मतलब क्या है, कारपूल कहते हैं, इसे कारपूल कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास पड़ोस में 4-5 बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और चारों पाँचों अपने अपना अलग अलग गाड़ी से स्कूल जा रहे हैं, तो उससे अच्छा क्या है कि वो लोग टर्न लगाएं, एक बार एक के पेरेंट्स अपनी गाड़ी में छोड़ दें सही बच्चों को, दूसरे दिन दूसरे के पेरेंट्स छोड़ दें, तो इससे क्या होगा कि एक दिन में 4 जो गाड़ियों का जो डीजल है घर से स्कूल आने का वो बच जाएगा, बचेगा नहीं बचेगा, तो इसे कारपूल कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है, पूल का मतलब होता है जब चीज़ मिलकर की जाती है, ठीक है, पूल का मतलब क्या होता है, जब चीज़ें मिलकर की जाती हैं। तो यहाँ पर जो रशिया के किसान थे वो ज़मीन की पूल करते, ज़मीन पूल मतलब सभी लोग सारी ज़मीनों पर एक साथ फार्मिंग करेंगे। उनका एक मीर यानी कम्यून होता था, जो हेड मान लो एक हेड होता था जो कि जिसकी जितनी ज़रूरत होगी, जिस परिवार की जितनी ज़रूरत होगी उसी ज़रूरत के हिसाब से उसको अनाज दे देगा। मान लो मेरे परिवार में 4 ही लोग हैं, तो 4 लोगों को जितने अनाज की ज़रूरत होगी वो उतना अनाज उसको देगा। तुम्हारे परिवार में 6 जन हैं, तुमको 6 लोगों के हिसाब से देगा, सब पे बराबर नहीं बटेगा, जिसकी जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से उसको दिया जाएगा। तो ये जो एक डिफरेंस था जो कि रशिया के किसान और यूरोपियन किसानों में देखने को मिलता है।